हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाइएगा। साथियों, ये जो 50 प्रश्न होते हैं साइंस के, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया नहीं हो। इसलिए आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ये वीडियो जो प्रोवाइड करी जा रही है साइंस की, आपके डिमांड पर ही प्रोवाइड करी जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है मैसेज आया था। आइए शुरुआत कर लेते हैं और पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है। हरा थोथा या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। दोस्तों याद रखिएगा, हरा थोथा या हरा कसीस जो है फेरस सल्फेट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फेरस सल्फेट का जो है और रासायनिक फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। FeSO4। क्या? FeSO4 जिसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर सेकंड। अच्छा, हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देते हुए आप लोग भी चलिएगा, प्रयास जरूर करिएगा। सवाल नंबर दूसरा, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य के अंतर्गत, उभयचर, सरीसृप या स्तनपायी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। डॉल्फिन को जो है किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, डॉल्फिन जो है मैमल्स के अंतर्गत यानी स्तनपायी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट, तेल का जो है एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर, 321 लीटर। बता सकते हैं आप लोग, जवाब दे सकते हैं। तेल का जो है एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। याद रखें दोस्तों, 159 लीटर। कितना दोस्तों? 159 लीटर जो है एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर चौथा। चलिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करें कि पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? बताएं, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। पीतल में जो है कौन कौन सी धातु होती है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस प्रश्न का। तांबा एवं लोहा और जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, निकेल एवं जस्ता। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? आपको पता होना चाहिए, तांबा और जस्ता। क्या? तांबा और जस्ता। सी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल और राइट आंसर। भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर करते हुए चलें। ठीक है, लाइक की संख्या आप लोग ज़रूर बढ़ाएं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 5, एडवर्ड जेनर जो है निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? पोलियो, आंत ज्वर, चेचक और लकवा। बताएं, एडवर्ड जेनर जो है ये किस रोग से जुड़े हुए हैं? चलिए भाई प्रयास करें। सवाल नंबर 5 का आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। याद रखें दोस्तों, एडवर्ड जेनर का संबंध भाई किस रोग से है? ये आपका है चेचक से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? सवाल नंबर 6 प्रयास करें। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? कई परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल और राइट करोगे। चलिएगा दोस्तों, लैक्टोमीटर क्या होता है भाई? दूध के घनत्व को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी दूध में जो है कितना पानी मिला हुआ है, इससे जो है आप नाप सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा जो है कौन सा है? बता दीजिए भाई। रेशम, रेयॉन और नायलॉन, पॉलिस्टर। बता सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, प्राकृतिक रेशा जो है किसे कहते हैं? सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर है और आप लोग आंसर देने का प्रयास करें।
तो दोस्तों प्राकृतिक रेशा जो है किसे बोलते हैं भाई? रेशम को बोलते हैं। क्यों? रेशम को जो है प्राकृतिक रेशा बोला जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जवाब दे दीजिए आप लोग। तांबा, चांदी, सोना, लोहा। चलिए, मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों इसमें जो है आपका लोहा पाया जाता है। क्या? आयरन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? बताएं, कौन सी धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? लोहा, निकल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम। बताएं, सभी लोग प्रयास करें भाई आंसर देने के लिए। अच्छा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ जाएंगे। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो भाई कौन सी धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? वो है आपकी क्या दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, वो है आपकी एल्यूमिनियम। ठीक है, लोहा, निकल और कोबाल्ट ये जो है आकर्षित होता है चुंबक के द्वारा, लेकिन एल्यूमिनियम जो है ये चुंबक के द्वारा जो है आकर्षित होने वाली धातु नहीं है। डी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? न्यूलैंड्स, डोबरेनर, मेंडलीफ और मोसले। चलिए भाई, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? मोसले के द्वारा किया गया था। आपका डी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल नंबर 11 देखें, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रयास करें। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और यहां पर दिया आपका सोनार। प्रयास करें आंसर देने के लिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रयास करें आंसर देने के लिए। तो भैया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, सोनार बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें आप लोग, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? बताएं भाई। चलिए भाई, शार्क मछली में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? आप लोग प्रयास कर दीजिएगा आंसर देने के लिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, 206, 300, 100, 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0। अगला सवाल देखते हैं, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए भाई, पीट में, लिग्नाइट में, बिटुमिनस में और एंथ्रासाइट में। प्रयास करें आंसर देने के लिए। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? वो है आपका दोस्तों एंथ्रासाइट। क्या? एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन जो है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? चलिए, लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। चलिए प्रयास कर दीजिएगा भाई आंसर देने के लिए। चलिए भाई, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? टेंडन। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट है। अगला सवाल देखें, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18, कोई निश्चित सीमा नहीं है। प्रयास करें। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18, कोई निश्चित सीमा नहीं है। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है?
चलिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। तो दोस्तों इसको जो है किस नाम से जानते हैं? याद रखें, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्लड कैंसर को। बी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करती है? चलिए जवाब दें आप लोग, पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करती है? संक्रमण, पराश्रव्य, अनुप्रस्थ और अवरक्त। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास करें। पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करती है? वो है दोस्तों आपका पराश्रव्य तरंग, ठीक है, पराश्रव्य तरंग पैदा करती है। बी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? चलिए, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेक्यूरेल ने, मैरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, डी ब्रॉगली ने। बताएं, जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए भाई, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा जो है, ठीक है दोस्तों, हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा जो है सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें, निम्न में से पेस मेकर का संबंध जो है किससे होता है? गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से, हृदय से। चलिए, पेस मेकर का संबंध जो है किससे होता है? हार्ट से, यानी जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हृदय से संबंधित होता है पेस मेकर का संबंध। आइए अगला सवाल देखते हैं। भाई क्या हुआ, आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है? लाइक की संख्या आप लोग जरूर बढ़ाते हुए चले, ठीक है, लाइक की संख्या भाई बढ़ाएं जरूर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं लाइक करने का भी पैसा लगता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी जेब जो है खाली नहीं होगी, लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस आप लोग अपना अंगूठा रखिए, थंब रखिए, बस लाइक हो जाएगा। चलिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल और वायु। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो वो है कांच से। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, या प्राकृतिक गैस बोलते हैं? चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए आप लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को जो है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, मछलियों के यकृत के कह सकते हैं यहाँ पर जो है तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी मछलियों के यकृत से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसमें जो है कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको पता होना चाहिए उसमें जो है विटामिन डी होता है, ठीक है, मछलियों के यकृत से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसमें विटामिन डी होता है। अगला सवाल देखें, बरसात के दिन में जल पर छोटी तौलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? बरसात के दिन में जल पर जो है छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह जो है किसके कारण होता है? जवाब दे सकते हैं परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला सवाल देखें, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण सवाल, बताएं। चलिए दोस्तों, ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो किसी ने परीक्षा में पूछा गया ना हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, 3 होती है, ठीक है भाई। अगला सवाल, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एमीन। चलिएगा, एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होते हैं? प्रयास करें आंसर देने के लिए आप लोग। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होते हैं? चलिए दोस्तों, ये आपके जो है प्रोटीन होते हैं, ठीक है। क्या? एंजाइम जो होते हैं ये आपके प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर, गर्म कर, उपर्युक्त दोनों से इनमें से कोई नहीं। चलिए, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो हथौड़े से पीटकर भी और गर्म कर
कर भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? और ये प्रश्न जो है पेपर में पूछा गया है और कई एग्जाम में आया है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट। अगला सवाल, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? बताएं। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपर्युक्त सभी। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर आता है। मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? सोचने के लिए भी भाई ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, और हृदय गति नियंत्रण के लिए ये भी आपका है, और शरीर के संतुलन के लिए भी बिल्कुल आपका। यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। मस्तिष्क जो है जिम्मेदार होता है सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी। इसलिए आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? चलिए प्रयास कर दीजिए सभी लोग आंसर देने के लिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें जो है उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपर्युक्त सभी। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। ये तीनों किरणें जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताएं। सागरीय खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। क्या भाई? आयोडीन का। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो है कौन सा फिलामेंट होता है, ठीक है? तो बताएं। टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा और एल्यूमिनियम। चलिए गई, जवाब दे दीजिएगा सभी लोग, प्रयास करिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो है किसका होता है? वो टंगस्टन का होता है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उच्च गलनांक की एक धातु होती है टंगस्टन, ठीक है। अगला सवाल देखें, और यहां पर आपका 33 क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? चलिए भाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेस्टेड है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथेलियम में। चलिए, मानव शरीर में जो है वसा कहाँ जमा होती है? आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका वसा ऊतक में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? बताएं। तांबा व चांदी का, तांबा व एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम व जस्ता का, तांबा व सोना का। बताएं। रोल्ड गोल्ड जो है निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है? ये आपका दोस्तों तांबा और एल्युमिनियम का, ठीक है। आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ और सिस्मोग्राफ। सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? वो है आपका दोस्तों सिस्मोग्राफ। आपका डी ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 37, निम्न में से कौन जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेब, मूली और गेहूं। शैवाल का जो है बता सकते हैं आप लोग यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है आपका कौन सा होता है? वो है दोस्तों आपका शैवाल, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? चलिए, कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? चलिए भाई, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। बता सकते हैं आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एल्यूमिनियम, ठीक है भाई।
कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो एल्यूमिनियम, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, बताएं। डायनमो के द्वारा जो है ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर भी आप लोग स्टार लगाइए, पेपर में पूछा गया सवाल। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। डायनमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि साइंस जो है दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और ये आपके कहने पर ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका जो है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, उन सारे प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। सवाल नंबर 40, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, बताएं। विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। चलिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आयरन, ठीक है। आयरन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पालक के पत्तों में जो है आयरन सर्वाधिक होता है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, हाइड्रोजन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? चलिए ट्राई करिएगा आंसर देने के लिए। हाइड्रोजन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? चार्ल्स कोवेंडिस, प्रिस्टले और बॉयल। चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए। हाइड्रोजन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? केवेंडिस, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए। परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त किसी पर नहीं, बताएं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। क्या भाई? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम का सिद्धांत, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? चलिए भाई, लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते हुए चले, ठीक है। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते हुए चलें। चलिए भाई सभी लोग लाइक करें सेशन को एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? सेब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। एप्पल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी आयरन का जो है सर्वोत्तम स्रोत है। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्वारा है। क्यों? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है? 21% होता है वायुमंडल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताएं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह का मतलब दोस्तों जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उनमें जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो उसमें जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है आपका सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर सेल द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है कृत्रिम उपग्रह में। अगला सवाल, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पैंक्रियाज, किडनी और हृदय। चलिए भाई प्रयास करें। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पैंक्रियाज, किडनी और हृदय। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पैंक्रियाज, बी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सवाल नंबर 47, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? प्रयास करें। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। चलिएगा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? वो है आपका दोस्तों क्या? आप लोग बता सकते हैं भाई। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा क्लोरीन होता है, ठीक है भाई। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्लोरीन होता है, ठीक है। शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवीकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए भाई, मृग मरीचिका बनाने वाली
घटना को क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका डी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, और यहाँ पर दिया है आपका मैसूर में। सभी लोग छाप दीजिए। और ये 49 क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। चलिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग दोस्तों विमंदक के रूप में किया जाता है। आपका यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो साथियों, यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर कर लिया जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ऐसा सिंगल क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा जो किसी न किसी पेपर में पूछा गया नहीं हो। ठीक है, यानी ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट होता है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, उसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।